Hey everyone, welcome back to this channel. So first of all, wish you all a very happy new year and I wish हम लोग का ये साल बहुत अच्छा जाए। जितने भी हमारे टारगेट्स हैं, जितनी भी चीज़ें हमने सोची हैं वो हम अचीव कर पाएँ। और अब क्लास 12 के टर्म 2 एग्जामिनेशंस हैं, तो हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 के बिजनेस स्टडीज़ के सिलेबस के साथ, जिसमें मेनली आपके पास 6 चैप्टर्स आ रहे हैं। स्टार्ट करेंगे फर्स्ट चैप्टर डेट इज स्टाफिंग के साथ, और आज इस वीडियो में कुछ उसका मीनिंग और प्रोसेस डिस्कस करते हैं। तो चलो 2022 की फर्स्ट वीडियो शुरू करते हैं। आपको सबसे पहले स्टाफिंग है क्या ये समझते हैं। आपने मैनेजमेंट के 5 फंक्शंस पढ़े थे, याद करो कौन से। सबसे पहले प्लानिंग, दूसरा ऑर्गेनाइजिंग, देन स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। प्लानिंग में क्या था कि आपको गोल सेट करना है, आपको देखना है कि हमें कितना काम करना है, कब करना है, कौन करेगा, कैसे करेगा, वो किस में आता है, प्लानिंग में। ऑर्गेनाइजिंग में क्या था कि आपको रिसोर्सेज अरेंज करनी है, आपको मशीन अरेंज करनी है, आपको डिपार्टमेंट्स बनाने हैं। ठीक है, अब डिपार्टमेंट्स बन गए, क्या उन्हें खाली छोड़ दें? मशीन आ गई आपके पास, रॉ मटेरियल आ गया, क्या उन्हें ऐसे ही छोड़ दें? उन्हें यूज कौन करेगा? डिपार्टमेंट्स में लोगों को भी तो लगाना है। तो अब आपको अपनी ह्यूमन रिसोर्स, अपने स्टाफ को मैनेज करना है। ठीक है, क्योंकि डिपार्टमेंट्स खाली नहीं छोड़ना है। जो आपके पास मशीन आ चुकी है, क्या उसे ऐसे ही छोड़ दें? चलाएगा कौन? ह्यूमन रिसोर्स ही तो चलाएगी। तो अब आपको अपने स्टाफ को, अपने ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करना है, और वही आता है स्टाफिंग फंक्शन में। ठीक है, स्टाफिंग का मतलब क्या है कि आपको अपने स्टाफ, अपने एम्प्लॉइज, अपनी वर्क फोर्स को मैनेज करके चलना है। ठीक है, और दूसरी चीज, एक ऑर्गेनाइजेशन में ह्यूमन रिसोर्स ही है जो लाइफ लेके आएगी, क्योंकि डिपार्टमेंट्स में काम कौन करेगा? ह्यूमन रिसोर्स। इक्विपमेंट्स को चलाएगा कौन? ह्यूमन रिसोर्स। तो अगर आपके पास एम्प्लॉइज ही नहीं है तो ऑर्गेनाइजेशन चल ही नहीं सकती। ठीक है, समझ में आया? चलो अब इसकी डेफिनेशन समझते हैं, आपको साइड में दिख जाएगी। क्या लिखा है? इट इज द प्रोसेस ऑफ चूजिंग द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। मतलब आपको सही जॉब के लिए सही इंसान को चूज करना है। यानी कि अगर आपको लगता है कि कोई इंडिविजुअल फाइनेंस में बहुत अच्छा है, उसका अकाउंट्स बहुत अच्छा है, तो आप उसे फाइनेंस डिपार्टमेंट का पार्ट बनाओ। अगर आपको लगता है कि कोई इंडिविजुअल के पास अच्छी मार्केटिंग स्किल्स है, नेगोशिएशन स्किल्स अच्छी हैं, तो आप उसे मार्केटिंग डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट का पार्ट बनाओ। ठीक है, तो सही इंसान को सही जॉब पे लगाना है। हैविंग राइट क्वालिफिकेशंस, जिसके पास सही क्वालिफिकेशंस हो, स्किल्स हो, एक्सपर्टीज हो, उसे काम करना आता हो, एंड डूइंग द राइट टास्क एट द राइट टाइम। मतलब जो सही टाइम पे, सही समय पे सही काम करे, ऐसे इंडिविजुअल को आपको फाइंड आउट करना है, और वही किसका पार्ट बनता है? स्टाफिंग का। ठीक है, एक और डेफिनेशन समझते हैं। इट इज द मैनेजरियल फंक्शन ऑफ फिलिंग एंड कीपिंग फिल्ड द पोजीशंस इन एन ऑर्गेनाइजेशन। वेरी इंपॉर्टेंट। स्टाफिंग का मतलब है कि जितनी भी जॉब वैकेंसीज हैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, उन्हें फिल करना है। दूसरी बात, अगर वो फिल हो गई तो उन्हें मेंटेन करना भी जरूरी है। मतलब अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में आज कोई एम्प्लॉय आया है, नया एम्प्लॉय आया है, तो अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो 2-3 महीने बाद फर्म छोड़ के चला जाए। इससे आप ही का नुकसान होगा, आप ही की गुडविल गिर जाएगी। ठीक है, तो फिल भी करना है और उन्हें मेंटेन करना भी जरूरी है। दोनों ही स्टाफिंग का पार्ट बनते हैं। ठीक है, सो आई होप आप लोगों को स्टाफिंग का मीनिंग समझ में आया होगा। तो चलो अब समझते हैं स्टाफिंग की इंपॉर्टेंस। ऑल्दो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है नहीं, बट आपके चैप्टर में गिवन है तो पढ़ लेते हैं क्या प्रॉब्लम है। फर्स्ट पॉइंट है, इट हेल्प्स इन ऑब्टेनिंग कॉम्पिटेंट पर्सनल। मतलब अगर आपने स्टाफिंग की है, अच्छे से स्टाफिंग की है, तो इससे आपको एक अच्छी पर्सनल मिलती है। पर्सनल यानी ह्यूमन रिसोर्स, आपके एम्प्लॉइज। तो अगर आप स्टाफिंग अच्छे से करते हो तो आपके पास एक कॉम्पिटेंट पर्सनल आती है जो क्वालिफाइड हो, उन्हें काम करना आता हो, उनके पास स्किल्स हो, टैलेंट हो और एक्सपर्टीज हो। ठीक है, दूसरा है, इट मेक्स फॉर हायर परफॉर्मेंस। सिंपल बात है, अगर आप सही इंसान को सही जगह पे लगाओगे, सही जॉब पे लगाओगे, तो उससे आपकी ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, परफॉर्मेंस बढ़ेगी, आपकी ऑर्गेनाइजेशन ज्यादा ग्रो हो पाएगी। ठीक है, थर्ड इज इंश्योर्स द कॉन्टिन्यूअस सर्वाइवल एंड ग्रोथ। ठीक है, अगर हमने स्टाफिंग अच्छे से की है तो आपने अच्छे इंसान को चूज किया होगा, जिसको काम करना आता हो, जिसके पास क्वालिफिकेशंस हो, आपकी ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस बढ़ेगी भी। इससे क्या होगा कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन ज्यादा टाइम तक मार्केट में सर्वाइव कर पाएगी, ग्रोथ होगी, एक्सपेंड हो सकेगी, डाइवर्सिफाई हो सकेगा आपका ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, फिर आता है, इट हेल्प्स टू इंश्योर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपकी पर्सनल, आपकी ह्यूमन रिसोर्स बहुत अच्छी है, जिसे काम करना आता है, तो वो किसी भी टाइप की वेस्टेज नहीं करेंगे रिसोर्सेज की। आपके रिसोर्सेज बहुत अच्छे से यूटिलाइज हो पाएंगी, किसी भी तरह की वेस्टेज नहीं होगी, कॉस्ट भी कम आएगा। दूसरी बात आपको याद रखनी है कि आपको अपनी ह्यूमन रिसोर्स सेलेक्ट करते टाइम ना तो अंडर स्टाफिंग करनी है, ना ही ओवर स्टाफिंग करनी है। अब ये क्या है? ओवर स्टाफिंग यानी कि आपको रिक्वायरमेंट थी 100 लोगों की, आपने रख रखे हैं 120, तो वो जो 20 लोग एक्स्ट्रा हैं वो ना तो खुद काम करेंगे, ना ही बाकी लोगों को करने देंगे काम। तो उससे क्या होगा? रिसोर्सेज वेस्ट होंगी। ठीक है, अंडर स्टाफिंग क्या है कि आपको जरूरत थी 100 लोगों की और आपने रखे 90 लोग, 90,
तो इससे क्या होगा, 10 लोग कम है तो काम तो वैसे भी नहीं हो पाएगा। तो ये चीज भी आपको देख के चलनी है। ओके, फिर आता है इट इम्प्रूव्स जॉब सेटिस्फैक्शन एंड मोरल ऑफ एम्प्लॉइज। अब जब सारा काम सिस्टमैटिक वे में हो रहा होगा, आपकी ऑर्गेनाइजेशन भी ग्रो करेगी, तो इससे जब आप एम्प्लॉइज को ट्रेनिंग दोगे तो उनकी भी पर्सनल ग्रोथ हो पाएगी, उनका मोरल भी बूस्ट हो पाएगा। ठीक है, तो ये थी इसकी इंपॉर्टेंस और बहुत सिंपल पॉइंट्स थे। आई होप आप लोगों को समझ में आए होंगे। चलो अब समझते हैं इस चैप्टर का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज प्रोसेस, स्टाफिंग प्रोसेस। और जब भी प्रोसेस की बात आएगी तो उसमें कुछ स्टेप्स होंगे जिसको आपको एक पर्टिकुलर ऑर्डर में ही समझना है, पढ़ के चलना है। ठीक है, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इससे केस स्टडी बनेगी ही बनेगी। ठीक है, 8 स्टेप्स हैं। सबसे पहले एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट, देन रिक्रूटमेंट, देन सिलेक्शन, उसके बाद प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, परफॉर्मेंस अप्रेजल, प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग एंड देन कंपेंसेशन। ये है क्या, इन्हें वन बाय वन समझते हैं। आ जाओ। तो फर्स्ट स्टेप आता है एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट। सिंपल बात है कि अगर आपको स्टाफिंग करनी है तो सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि आपको कितने लोगों की जरूरत है। ठीक है, इसमें आपको 2 एनालिसिस करके चलने होते हैं, एक वर्क लोड एनालिसिस और दूसरा आता है वर्क फोर्स एनालिसिस। ये है क्या, इन्हें समझ के चलना, इनमें कंफ्यूज नहीं होना। वर्क लोड एनालिसिस क्या है, इसमें आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन में कितने लोगों की जरूरत है, उनके पास क्या स्किल्स होनी चाहिए, क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। ठीक है, और वर्क फोर्स एनालिसिस क्या है, इसमें आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में अभी करंटली कितने लोग काम कर रहे हैं, कितने लोग अवेलेबल हैं। वो किसमें आता है, वर्क फोर्स एनालिसिस में। ठीक है, इन दोनों ही एनालिसिस के बीच में आपको एक कंपैरिजन, एक बैलेंस बना के चलना पड़ता है। मतलब ना तो ओवर स्टाफिंग होनी चाहिए, ना ही अंडर स्टाफिंग। अभी पता है इंपॉर्टेंस में कि अगर आपको जरूरत है 100 लोगों की और लगे हुए हैं 150 लोग, तो उन 50 लोगों को हटाओ, वो टाइम वेस्ट करेंगे, काम भी नहीं करेंगे। ठीक है, आपको जरूरत थी 100 लोगों की और लगे हुए हैं 90 लोग, तो काम तो वैसे भी नहीं होगा, 10 लोग कम है। तो ना तो ओवर स्टाफिंग करनी है, ना ही अंडर स्टाफिंग। ठीक है, दोनों के बीच में एक बैलेंस मेंटेन करके चलना है। वो किसमें आता है, एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट, 2 एनालिसिस, वर्कलोड और वर्क फोर्स एनालिसिस। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप आता है रिक्रूटमेंट। देखो रिक्रूटमेंट में आपको क्या करना है, आपको लोगों को मोटिवेट करना है, एंकरेज करना है, अट्रैक्ट करना है कि वो आए आपकी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब्स के लिए अप्लाई करें। ठीक है, यहाँ पे आपको एप्लीकेशंस मंगवानी है, वो किसमें आता है, रिक्रूटमेंट में। इसे हम लोग डिटेल में समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए मीनिंग समझो, इनफ है। ठीक है, ये हो गया। फिर आता है सिलेक्शन। सिलेक्शन यानी कि जितनी भी एप्लीकेशंस आपके पास आई हैं एट द रिक्रूटमेंट स्टेज, अब उन्हें आइडेंटिफाई करो, इवैल्यूएट करो, लोगों का सीवी चेक करो, इंटरव्यूज लो, टेस्ट करो। इससे और उसके बाद आपको क्या करना है, उनमें से बेस्ट कैंडिडेट को सिलेक्ट करना है। ठीक है, अब रिक्रूटमेंट स्टेज पे जितनी ज्यादा एप्लीकेशंस आई होंगी उतना ज्यादा अच्छा है कि आपको और अच्छा एक एम्प्लॉय मिल पाएगा। कि सपोज आपको ऑर्गेनाइजेशन में 5 लोगों की जरूरत थी और रिक्रूटमेंट के टाइम पे 5 लोगों ने अप्लाई किया, तो आपको उन 5 लोगों को ही सिलेक्ट करना पड़ेगा। अब हो सकता है उनके पास अच्छी स्किल्स ना हो। अब सपोज आपके पास एप्लीकेशन आई 10 लोगों की, तो और अच्छी बात है। अगर आपके पास एप्लीकेशन आई 100 लोगों की, तो और बढ़िया है, आप उनसे बेस्ट कैंडिडेट्स को सिलेक्ट कर पाओगे। तो मतलब जितनी ज्यादा एप्लीकेशंस आएंगी उतना ही ज्यादा हाई चांसेस है कि आपको अच्छा एम्प्लॉय मिल पाएगा। ठीक है, सिलेक्शन हो गया। उसके बाद आता है प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन क्या है, देखो प्लेसमेंट का मतलब है कि अब आपने एक एम्प्लॉय सिलेक्ट कर लिया, उसको जिस जॉब के लिए आपने सिलेक्ट किया था, जिस पोजीशन के लिए सिलेक्ट किया था, उस पोजीशन पे प्लेस कर दो। कि अगर आपने किसी अकाउंटेंट को हायर किया है तो उसे फाइनेंस डिपार्टमेंट का पार्ट बना दो। अगर आपने किसी डिजिटल मार्केटर, किसी सेल्स पर्सन को हायर किया है तो उसे आप मार्केटिंग डिपार्टमेंट में बिठा दो। वो किसमें आता है, प्लेसमेंट में। ठीक है, ओरिएंटेशन क्या है, ओरिएंटेशन यानी कि जब आपने एक नए एम्प्लॉय को सिलेक्ट किया है, अब आप उसे बाकी सभी एम्प्लॉयज के साथ फैमिलियर कराओ, इंट्रोड्यूस करवाओ, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स और रेगुलेशन से उसे मिलवाओ, इंट्रोड्यूस करवाओ। ठीक है, इससे क्या होगा, वो फर्स्ट डे से ही बहुत कंफर्टेबल फील करेगा और वो मोटिवेटेड फील करेगा। ठीक है, जिस तरह स्कूल्स में होता है कि जब हम पहली बार अपने स्कूल में जाते हैं, नया एडमिशन होता है, तो उस केस में आपके टीचर्स बाकी सभी स्टूडेंट्स के साथ, बाकी सभी टीचर्स के साथ आपका इंट्रोडक्शन करवाते हैं। उसी तरह ऑर्गेनाइजेशन में भी होता है। ओके, ये किस में आता है, ओरिएंटेशन में। दूसरी बात, ओरिएंटेशन को हम लोग इंडक्शन ट्रेनिंग के नाम से भी जान सकते हैं। तो अगर आपके एग्जाम में इंडक्शन ट्रेनिंग आता है तो उसका मतलब भी ओरिएंटेशन है। ठीक है, की बात आता है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। देखो ट्रेनिंग एक छोटा कॉन्सेप्ट है और डेवलपमेंट एक बड़ा कॉन्सेप्ट है। ट्रेनिंग क्या है, मतलब जो आपका एम्प्लॉय है वो जिस फील्ड में काम कर रहा है उस फील्ड से रिलेटेड उसके स्किल्स पे काम करना, वो होता है ट्रेनिंग। ट्रेनिंग इज अ जॉब ओरिएंटेड प्रोसेस। ठीक है, और डेवलपमेंट क्या है कि आप एक एम्प्लॉय की ओवरऑल ग्रोथ पे काम कर रहे हो, उसकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे काम कर रहे हो, वो क्या है, डेवलपमेंट। डेवलपमेंट इज अ करियर ओरिएंटेड प्रोसेस। ठीक है, एक बड़ा प्रोसेस है।
ओके, क्लियर। अच्छा, आप लोगों को बैकग्राउंड नॉइस आ रही होगी थोड़ी बहुत, तो थोड़ा मैनेज करना आज के लिए, बट मेरी आवाज़ आप लोगों को आ ही रही होगी, ठीक है। तो चलो पढ़ते हैं हम। तो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट हो गया। इसके बाद आता है परफॉर्मेंस अप्रेजल। परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या है कि आपको अपने एम्प्लॉयज़ के लिए कुछ स्टैंडर्ड, कुछ गोल सेट करने हैं और फिर उनकी परफॉर्मेंस को इवेलुएट करना है कि उन्होंने सही से काम किया है या नहीं किया। अगर कुछ गलती है तो उन्हें बताओ, उनकी मिस्टेक वहाँ पे करेक्ट कराओ, और अगर उन्होंने सही से काम किया है, सारा काम परफेक्टली हुआ है, तो अब उन्हें प्रमोट कर दो। वो किस में आता है? नेक्स्ट स्टेप, दैट इज प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग। प्रमोशन क्या है कि आपको अपने एम्प्लॉयज़ को लोअर पोजीशन से हायर पोजीशन पे शिफ्ट करना है, वर्टिकल पोजीशन, ठीक है, वर्टिकल शिफ्ट करना है कि अगर पहले कोई एम्प्लॉय लोअर लेवल पे काम कर रहा था तो अब उसे हायर पोजीशन पे शिफ्ट कर दो। वो किस में आता है? प्रमोशन में, ठीक है। अब आप जब एक एम्प्लॉय को प्रमोट करते हो टू अ हायर पोजीशन, तो उससे उसकी अथॉरिटी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी वेजेस, सैलरी में भी चेंज आता है, वो सब भी बढ़ जाते हैं, ठीक है। करियर प्लानिंग क्या है कि आपको देखना है कि उसकी क्या डेजिग्नेशन होगी, क्या उसका वेजेस होने वाला है, ठीक है, उसके करियर के बारे में सोचना है। वो सब किस में आता है? करियर प्लानिंग में। ये भी हो गया। फिर उसके बाद लास्ट स्टेप आता है कॉम्पेंसेशन। अब जब एम्प्लॉयज़ आपकी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, आपकी ऑर्गेनाइजेशन के ग्रोथ के लिए काम कर रहे हैं, तो अब उन्हें आपको वेजेस और सैलरी पे करनी पड़ेंगी। तो वो किस में आता है? कॉम्पेंसेशन में। डिसाइड करोगे कितना आपको पे करना है उन्हें, ऐसा आपको उन्हें पे करना होगा जो आपकी कैपेसिटी में हो, आपकी पेइंग कैपेसिटी में हो, और उनका लिविंग स्टैंडर्ड भी बढ़ सके, ठीक है। दूसरी बात, कॉम्पेंसेशन दो तरह के हो सकते हैं, डायरेक्ट भी और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में क्या आएगा? वेजेस हो गया, सैलरीज और बोनस, कमीशन, ये सब आते हैं डायरेक्ट में। इनडायरेक्ट में जैसे कि इंश्योरेंस, कुछ वैकेशंस दे दी आपने, एम्प्लॉयज़ के चिल्ड्रन के लिए कुछ एजुकेशनल फैसिलिटीज प्रोवाइड कर दी, वो सब किस में आते हैं? इनडायरेक्ट में, ठीक है। तो कॉम्पेंसेशन डिसाइड करनी है, ये भी हो गया। तो ये था इसका पूरा प्रोसेस, स्टाफिंग प्रोसेस, और 8 स्टेप्स हम लोगों ने पढ़े, एंड आई होप आप लोगों को समझ में आए होंगे। अब आपको क्या करना है, इस वीडियो को देखने के बाद अपनी बुक्स खोलना, जो भी बुक है आपके पास, चाहे एनसीईआरटी हो या फिर किसी भी दूसरे ऑथर की बुक हो, उसे खोलो और 1 बाय 1 सारे स्टेप्स पढ़ो, अच्छे से समझ में आ जाएंगे। कोई भी डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। आज के लिए इतना ही रखते हैं इस वीडियो को, और नेक्स्ट वीडियो में रिक्रूटमेंट के बारे में समझेंगे डिटेल में। तो बस आज के लिए इतना ही। अच्छे से पढ़ो एंड स्टे हैप्पी, स्टे कनेक्टेड। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो। इसी तरह आप लोगों के पास वीडियोस आती रहेंगी। थैंक यू सो मच।